जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो अपना भारत को भूगोल पढ़ रहे थे वो भूगोल को आज अपन को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। यदि हम आपको बता दें कि जो भारत को भूगोल है उनमें अपन ने हिमालय पर्वत को पूरी तरह से ख़त्म कर लो तो ठीक है। आज अपन को जो अपना टॉपिक हुई है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो टॉपिक हुई है आज को अपना जो प्रायद्वीपीय भारत, इसके अंतर्गत आने वाले जो पठार हैं उनको आज पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। और इसी के साथ साथ आज अपन अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी इसको भी अपन आज ख़त्म कर देंगे। तो अब हम आपको थोड़ा सा बताएं, आपको यहाँ पर भारत को एक प्रायद्वीपीय हिस्सा हमने बनाकर दिखा दो है और ई हिस्सा में अपन को जो भारत को प्रायद्वीपीय पठार पढ़ने जो बड़े स्तर से पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप याद रखियो कि भारत को जो प्रायद्वीपीय भारत को जो हिस्सा है, भारत को जो प्रायद्वीपीय भारत को हिस्सा है जो गोंडवाना लैंड से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, यदि आपको गोंडवाना और अंगारा लैंड इन दोनों को समझना है तो आप थोड़ा मेरे पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अच्छा, दूसरी बात, यदि हम गोंडवाना लैंड की बात करते हैं तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो इसी का हिस्सा माना जाता है, यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। तो आज अपनी पहली हेडिंग डाल लें दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ सेंस और लॉजिक से समझना पड़ेगा कि आज अपन को जो कि दक्षिण को प्रायद्वीपीय पठार है उसमें आने वाले सभी पठारों को आज आपको बता दिया जाएगा और आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दूसरा, हमने पहले भी बोला, आज भी बोलेंगे, आप लोग मैप रख लीजिए और अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद बना रहेगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं आज के पठार में। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लें आज कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो अपनी हेडिंग होगी क्या, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अच्छा, यदि हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो आपको थोड़ा समझना होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आप यहाँ अपनी कच्छ की रण होती है। ठीक है, और इसी के नीचे से अपना कौन सा यहाँ लग जाता है अपना अरब सागर। क्या लग जाएगा अपना अरब सागर, और इस साइड हो जाएगा अपना क्या हिंद महासागर, और इस साइड यानी पूरब साइड हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। तो जितना हिस्सा पानी के हिस्से से लगता है भारत का, उस हिस्से में आने वाले हम सारे पठारों को आज ख़त्म कर देंगे और जितना हिस्सा पानी में आता है उसी को बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत अर्थात प्रायद्वीपीय पठार। तो अपने इस भारत के अंतर्गत आने वाले पठारों में सबसे प्रमुख भूमिका होती है दक्कन के पठार की। अब थोड़ा आप समझना, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत का पठार और दक्कन के पठार में थोड़ा आप समझेंगे, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले सारे पठार आ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार में और दक्कन का पठार आ जाता है दक्षिण भारत का पठार। अच्छा, यदि हम प्रायद्वीपीय पठार में मुख्य भूमिका के रूप में समझते हैं तो मुख्य कौन होता है अपना, तो दक्कन का पठार। कौन सा होता है, दक्कन का पठार। तो आज अपन को जो अपनो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी पठार की स्थिति और पूरा विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या याद करके रखेंगे, जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है उसका जो अपना प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा होता है, जो जहाँ जहाँ अपने प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं उसकी आकृति मेज के जैसी है। कैसी है, मेज के जैसी है। तो थोड़ा अपन लिखते हुए चलेंगे। तो जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, उसका आकार कैसा है, तो मेज के आकार का है। क्योंकि आपको बता दें जो दक्कन को पठार है वो कैसा है, तो त्रिभुजाकार को है।
ठीक है। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि आज अपन दक्षिण भारत के सारे पठारों को खत्म करेंगे। दूसरा, यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं दक्कन के पठार की, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की, तो इसकी ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक के अंतर्गत आती है। और यदि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करते हैं, कितने, उत्तर से दक्षिण, तो ये हमारी 1600 किलोमीटर हो जाती है। और पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर के समथिंग हो जाती है। तो आप थोड़ा सा लिखते भी चलेंगे और सीखते चलेंगे कि यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, यदि हम इसकी दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, तो यदि हम ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर होती है। और यदि हम इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करते हैं, यदि हम इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करते हैं तो ये लंबाई अपनी हो जाती है कितनी, 1600 किलोमीटर। तथा यदि हम पूरब पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी हो जाती है अपनी 1400 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा हम समझाएंगे, क्या समझना चलेगा पड़ेगा आपको। जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई कैसी मानते हैं अपन, 300 और 900। तो आपको बताएं सबसे अच्छा तल किसका माना जाता है, पानी का, जहाँ से अपन माप सकते हैं। क्योंकि पानी को आप किसी में भी भर दीजिए, वो ऊपर आपका जो उसका पृष्ठ होगा वो एक समतल हो जाता है, बिल्कुल सेम समतल हो जाता है, नीचे उसकी स्थिति किसी भी कंडीशन में हो। लेकिन यदि हम ऊपर का तल देखते हैं तो वह तल बिल्कुल कैसा हो जाता है, समतल होता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई जो अपने प्रायद्वीपीय पठार की है, प्रायद्वीपीय पठारों की है, वो ऊंचाई कहीं कहीं 300 मीटर हो जाती है और कहीं कहीं कैसी हो जाती है, 900। तो आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन का जवाब देना कि अपना जो समुद्र तल है वो कहाँ से लिया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। अब आपको चलेंगे आगे। तो आपने देखा, दूसरी बात क्या देखी थी अपने, लंबाई की बात करेगी। तो इसकी लंबाई की बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, क्योंकि हम हर एक चीज बता चुके हैं, उत्तर कहाँ, ऊपर, दक्षिण नीचे। तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई वो कितनी है, 1600 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो ये हो जाती है अपनी 1400 किलोमीटर। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो इसके अंतर्गत आने वाले सारे पठारों को आज हम लिखेंगे और समझेंगे, ठीक है, कि कौन कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले पठारों में देखते हैं। तो पहली चीज क्या याद करेंगे अपन, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार जो इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। दक्कन का पठार अपना कहाँ पर है, तो आपको हमने बताया है, इसको हम समझा चुके हैं। ये हमारे कहाँ पर आता है, तो लगभग ये हमारा दक्षिण भारत का जो कि महाराष्ट्र है उसमें ज़्यादा रूप से फैला है। इसको आप समझते चलेंगे, आप अच्छी तरह समझना। अब क्या होना है, क्योंकि मुख्य जो अपना पठार होगा वो यही होगा, और इसी के हिस्से से जो पठार बने हैं, इसी के अपादन अपक्षय के कारण जो पठार बने हैं अपने भारत में, सारे भारत में, वो अपने दक्षिण प्रायद्वीप के पठार कहलाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, चलो अच्छा है। अब हम देखते हैं तो सबसे प्रमुख को होगा दक्कन का पठार, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अपना, जो कि अपना कहाँ का है, तो ये अपना महाराष्ट्र में, अब प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में है, ठीक है। दूसरा हिस्सा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसी के हिस्से जो अगला वाला हिस्सा होगा वो होगा मालवा, बैतूल और बालाघाट, बैतूल बघेलखंड का पठार। अच्छा, दूसरी बात, अब आप यहाँ पर हर चीज़ पर समझेंगे आप लोग, रटेगा कोई नहीं।
तो मालवा का पठार, बैतूल का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सारे के सारे, और कौन सा अपना बुंदेलखंड का पठार, ऐसा कर लेते हैं पूरा, बुंदेलखंड का पठार, ये अपने जो है ये अपने किसके हिस्से हैं, तो इसी पठार के हिस्से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जस्ट ऊपर चलेंगे अपन तो मालवा का पठार हो जाएगा अपना, हो जाएगा कि नहीं, बैतूल का पठार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बघेलखंड का पठार हो जाएगा, ठीक है, और बुंदेलखंड का पठार भी आ जाता है। यहाँ आप समझेंगे, थोड़ा सा आप समझ के चलेंगे। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, तो मालवा का पठार। यदि हम मालवा के पठार की बात करते हैं, आप थोड़ा सा इतना समझना कि जो मुंह से बोलेंगे उसको थोड़ा समझते चलेंगे आप लोग। यदि हम मालवा के पठार की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है मध्य प्रदेश में। किसमें आता है, मध्य प्रदेश में। और भारत के जो भारत का जो मध्य प्रदेश है उसका जो भौतिक प्रदेश के रूप में सबसे बड़ा हिस्सा किसका माना जाता है, तो एमपी का सबसे बड़ा हिस्सा तो वो होता है आपका मालवा का पठार। इसको आप याद कर लेना, क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको पेपर में, ठीक है। तो आपने देखा कि जो अपना कौन कौन, मालवा का पठार, बैतूल का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। अब यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जो अपने तीनों हैं, मालवा का पठार, बैतूल का पठार और बघेलखंड का पठार, ये अपना आता है मध्य प्रदेश में। किसमें आ जाता है, मध्य प्रदेश में। और जो बुंदेलखंड का पठार है इसका हिस्सा, जो कुछ हिस्सा अपना एमपी में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है, कुछ हिस्सा किसमें चला जाता है, तो अपना यूपी में चला जाता है। तो इसका आंसर जो कि यहाँ पर एमपी कर लेंगे अपन, और इसके बाद इसके लिए हो जाएगा एमपी, इसके लिए होगा यूपी प्लस एमपी, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, जो कि किसका हिस्सा है, तो इसी का, दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। इसको आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, अब आप समझते चलेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम नीचे चलते हैं, नीचे जो कि अपना यहाँ पर कर्नाटक है, तो यहीं पर नीचे यहाँ पर कर्नाटक में आपको एक पठार मिल जाएगा जिसका नाम है क्या, धारवाड़ का पठार, ठीक है। यदि हम धारवाड़ के पठार की बात करते हैं तो दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, और ये कहां पर है अपना, तो कर्नाटक में है। तो दूसरा अपना कौन सा हो जाएगा, धारवाड़ का पठार। किसके अंतर्गत आता है, तो इसी के अंतर्गत आता है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो दूसरा अपना हो जाएगा धारवाड़ का पठार, ठीक है। अच्छा, यदि हम धारवाड़ के पठार की बात करते हैं तो ये हमारा कर्नाटक में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, तो कर्नाटक में आ जाएगा। और धारवाड़ की श्रेणियां इसी के अंतर्गत आती हैं। अभी आगे और पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अपना अगला पठार होगा वो होगा अपना कौन सा, तो वो हो जाएगा अपना दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ये हम दंडकारण्य के पठार की बात करते हैं तो आप यहाँ थोड़ा हमें समझेंगे, ठीक है। यदि हम दंडकारण्य के पठार की बात करते हैं तो आपको यहाँ समझना होगा, क्योंकि इसी के हिस्से हैं, किसके हिस्से हैं, दक्कन के पठार के हिस्से हैं, जो कि अपने कहाँ हैं, तो अपना छत्तीसगढ़, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो पहले छत्तीसगढ़ अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो पहले वो मध्य प्रदेश में माना जाता था, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में है। इसका अधिकांशतः बड़ा हिस्सा किसमें माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ में। ये बातें याद रखना जो हम मुंह से बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो अपना दंडकारण्य का पठार है ये हमारा कहां पर है, तो छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश किसमें आता है, तो आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहां पर, तो रायलसीमा का पठार, रायलसीमा का पठार, ठीक है। अब रायलसीमा का पठार कहां पर है, तो इसी के अपरदन से जो धारवाड़ का पठार और दक्कन के पठार का है, तो यहां पर कर्नाटक और कहां पर, तमिलनाडु में, कौन से में है, कर्नाटक और तमिलनाडु के पास में, यहीं पर ये हमारा हो जाता है किसका,
तो रायलसीमा का पठार, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रायलसीमा का पठार, जो कि हमारा कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। ठीक है। अच्छा, अब चलेंगे थोड़ा अपन और इस साइड। ठीक है, यदि हम इस साइड चलते हैं तो आपको पता होगा छोटा नागपुर का पठार और हजारीबाग का पठार, जो कि अपना झारखंड में ज़्यादा विस्तृत रूप से फैला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम आगे बात चलते हैं तो आगे आ जाएगा अपना हजारीबाग का पठार। क्या आ जाएगा अपना, हजारीबाग का पठार, और कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। यदि हम इन पठारों की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा, जो अपना छोटा नागपुर का पठार है और हजारीबाग का पठार है, ठीक है, यहीं पर झारखंड में दोनों है। इसी का हिस्सा आगे जाकर जो मेघालय में है, यहाँ पर इसी का हिस्सा, किसका हिस्सा, छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा, कौन सा, अपना शिलांग का पठार। यहीं पर कौन सा है, तो शिलांग का पठार। और सारे किसके हैं, इसी से अपराधित होके ऐसे ऐसे कहाँ हो गए, अपराधित होते चले गए। ठीक है, दंडकारण्य का अपना कहाँ था, तो यहाँ पर था। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो अपने छत्तीसगढ़, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद अपना शिलांग का पठार, तो ये किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा माना जाता है। किसको, किसको माना जाता है, तो शिलांग के पठार को, जो कि कहाँ पर है, मेघालय में। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो अपना छोटा नागपुर का पठार है वो कहाँ पर है, तो झारखंड में है। इसी के आगे जो अपना अगला हो जाएगा शिलांग का पठार। यदि हम शिलांग के पठार की बात करते हैं तो ये हमारा कहाँ पर है, तो मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इतने पठार देख लिए। इसके बाद एक पठार और अपन को याद करके चलना है, उसका नाम है तेलंगाना का पठार। कौन सा है, तेलंगाना का पठार। यदि हम तेलंगाना की पठार की बात करते हैं तो ये तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश, कहाँ पर है, तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश में स्थित पठार है। तो हमने क्या किया, हमने भारत में जो दक्कन का पठार है, अब यहाँ पर आप समझना पड़ेगा आपको, जो दक्कन का पठार है इसी पठार के सारे हिस्से हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के अपादन और अपक्षय से क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर हम थोड़ा अब लिख लेंगे कि जो अपना ई हो गया, कौन सा, अपना छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अच्छा, ये अपना हजारीबाग का पठार। ठीक है, इसका ये हो जाएगा अपना बुंदेलखंड का पठार, जी में आपको बनोरे याद। जी हो जाएगा अपना बघेलखंड का पठार। जी हो जाएगा अपना बैतूल का पठार। ये हो जाएगा अपना मालवा का पठार। ये हो जाएगा दक्कन का पठार। ये हो जाएगा दंडकारण्य का पठार। ये हो जाएगा अपना रायलसीमा का पठार। ये हो जाएगा अपना धारवाड़ का पठार। किसका, धारवाड़ का पठार। और ये अपना दक्कन का हो गया। अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए क्वेश्चन के आंसर में। बुंदेलखंड का पठार यूपी एमपी दोनों में, मालवा का पठार एमपी, बघेलखंड का एमपी, बैतूल एमपी, हजारीबाग छोटा नागपुर का पठार झारखंड, शिलांग का पठार मेघालय, दंडकारण्य का पठार उड़ीसा आंध्र प्रदेश और अपना छत्तीसगढ़ में। ठीक, दक्कन का पठार महाराष्ट्र ज़्यादातर बड़ी मात्रा में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में है। इसका धारवाड़ का पठार कर्नाटक में, रायलसीमा का पठार तेलंगाना तथा वो कर्नाटक तथा
तेलंगाना में स्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपको रटना किसी को नहीं है, यहाँ पर समझते चलेंगे। तो हमने क्या किया कि जो अपने पठारों के हिस्से हैं इनको अपन ने देख लिया है। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत की बात चल रही, तो प्रायद्वीपीय पठार की बात चल रही, तो इसमें अपन को बहुत सारी चीजें पढ़ के चल रहे। आज अपन को 3 चीजें और भी तो पढ़ने। अब अपन को अब अरावली पढ़ने के नहीं पढ़ने, विंध्याचल पढ़ने और सतपुड़ा पढ़ने, क्योंकि अपन का इसी के हिस्से से संबंधित है प्रायद्वीपीय भारत की। तो अब अपन को क्या करने, जो अपनो प्रायद्वीपीय पठार है उसके हिस्से से है निर्मित। आपको देखने कि जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, यहाँ की जो पर्वत चोटियाँ हैं या श्रेणियाँ हैं, उनको भी किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अब अपन को क्या करना है, अगली हेडिंग डालने अपन की क्या, अरावली पर्वत की। उससे पहले हम आपको बता दें जो छोटा नागपुर को जो पठार है, जो अपने भारत को रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत को सबसे ज्यादा जो खनिज निकाला जाता वो कितने से निकाला जाता, ये छोटा नागपुर के पठार के हिस्से से निकाला जाता है। इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। और विश्व की छत की नाम से, विश्व की रूर किसे बोला जाता है, तो पामीर के पठार को। ये भी क्वेश्चन याद करके चलेगी कि विश्व की रूर या विश्व की रूर या छत के रूप में किसको जाता है, खनिज के रूप में सबसे ज्यादा किसको जाना जाता है, तो पामीर के पठार को। और भारत की अगर रूर पूछी जाए आपसे तो छोटा नागपुर के पठार को बोला जाता है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। तो इसी का हिस्सा किसका, जो दक्कन का पठार है, इसी के हिस्से में आगे जो अरावली पर्वत है उसी को पढ़ेंगे अपन। तो अरावली पर्वत, ठीक है। अच्छा, तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं अरावली पर्वत। यदि हम अरावली पर्वत की बात करते हैं तो अगली हेडिंग हो जाती है अपनी क्या, अरावली पर्वत, ठीक है। अच्छा, अब अपन चलेंगे आगे। अरावली पर्वत की बात करते हैं तो यह है अपना, देखो अच्छी तरह समझना इसको अपन ऐसा समझते हैं। अरावली पर्वत जो अपना है मालवा के पठार के पश्चिम में यहाँ से यहाँ तक इतना में फैला है। तो यानी कि यहाँ पर है अपना क्या, दिल्ली। कौन है अपना, दिल्ली। और अरावली पर्वत यहाँ पर क्या है अपना, राजस्थान, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा आपको, अब थोड़ा सा आप समझेंगे। तो अरावली जो पर्वत है इसकी लंबाई कितनी है, तो 800 किलोमीटर है। लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर, जो गुजरात से, इसकी जो फैलाव है यहां से, यहाँ गुजरात से दिल्ली तक फैला है। और दिल्ली में इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली श्रेणी के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लेते हैं कि दिल्ली श्रेणी किसका हिस्सा है, तो जी किसका हिस्सा है, अपना अरावली पर्वत का हिस्सा बन जाता है। और जो 800 किलोमीटर की जो लंबाई रखता है, और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 300 से 920 मीटर के समथिंग होती है। कितनी हो जाती है, तो 300 से 920 मीटर के समथिंग होती है, ठीक है। अब आपको थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा अरावली पर्वत को। यदि हम अरावली पर्वत की बात करते हैं तो आप क्वेश्चन याद करते चलेंगे, जो हम वो मुंह से बोल रहे हैं उनको जरूर याद करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। जो अरावली पर्वत होता है यह विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक अच्छा फैक्ट है कि जो अपना विंध्याचल पर्वत है जो उससे भी पुराना माना जाता है। किससे पुराना माना जाता है, तो अरावली से भी पुराना माना जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो अरावली पर्वत है यह बलित पर्वत। अच्छा, अब बलित पर्वत कैसा होता है तो आपको बताएं हम थोड़ा, इसमें बलय टाइप के पड़े हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और कैसे है, बलय होते ना अपने ऐसे ऐसे, ठीक, यानी ऐसे 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 चले जाते हैं, ये बलन को आते हैं, बलन, ठीक है। अच्छा, समझाने के लिए बहुत कुछ है, अभी तो आगे और पढ़ेंगे अपन, तो इसको बस समझते चलना अभी आप लोग। तो जो अरावली पर्वत जो है वो अपना कैसा है, विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक बलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। अच्छा, दूसरा, इस पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट आबू, जिसके ऊपर सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर है,
ठीक है। जहां पर जो माउंट आबू है वहीं पर जो जैन धर्म का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो इसी के पास में स्थित है। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसके पश्चिम से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है लूनी, जिसको नमकीन नदी या खारी नदी के नाम से जाना जाता है, या उसी को बोलते हैं अपन अंतर प्रवाह की नदी। इसको आप याद करके चलेंगे। तो अपन ने देखा कि अब रटना नहीं कोई भी, अरावली पर्वत जो है इसकी लंबाई कितनी हो जाती है अपनी 800 किलोमीटर, ठीक है, समझ गए हम सर जी। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, कहीं कहीं 300 से 950 यानी 920 के समथिंग इसकी ऊंचाई मान हो जाती है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो माउंट आबू है, ठीक है। माउंट आबू के ऊपर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, ठीक है सर जी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर मानी जाती है। उसी के पास में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि कहां पर है, राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में। और ये कहां से कहां तक फैला है, तो गुजरात से दिल्ली तक। दिल्ली में इसे किसके नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर देना है दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो अरावली, अब तो आपको गलत नहीं हो रहा, कोई रटेगा नहीं, बस समझते चल रहा कि जो गुजरात से लेके कहां तक है अपना दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है। अब हम इसके थोड़ा सा फैक्ट पॉइंट लिख लेंगे। यदि हम इसकी अरावली की बात करते हैं तो यह है विश्व के पुराने बलित पर्वत में एक है। बलित पर्वत में से एक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलेंगे इससे। अगला पॉइंट अपन को याद करना है कि जो ये अपना गुजरात से कहां, दिल्ली तक हो गया था अपना। अच्छा, इसके बाद इसका सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा अपना माउंट आबू। कौन जाएगा, माउंट आबू। और माउंट आबू के ऊपर इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, तो गुरु शिखर। तो आपको बता दें जो गुरु शिखर है जा अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ जाए तो 1722 मीटर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और इसके पश्चिम से, इसके अभी बोला था हमने, इसके पश्चिम से, किसके, इसके पश्चिम से आपको बता दें कि माही नदी निकलती है। वो कौन सी, लूनी। कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। और जो लूनी नदी है यह है कैसी, नमकीन। पेपर का क्वेश्चन है, नमकीन, या उसी को बोलते खारी नदी, ठीक है। और उसी को बोलते, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अंतः प्रवाह की नदी, ठीक है। अब यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक। तो जो अपनी लूनी नदी है जा अरावली के पश्चिम से निकलत है, और जा क्या करती है, तो यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यह एक खारी नदी है। अंतः प्रवाह की नदी क्या कहलाती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो, आपको पता है कि जो अरावली पर्वत का पश्चिमी हिस्सा है यहां पर रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में क्या है, रेत। तो जो रेत है यहाँ पर बरसात के समय में इसका पानी तो दिखाई देता है, लेकिन ये नदी क्या होती है, बरसात के दिनों में भी इसका पानी दिखने के कारण जो रेत होती है उसके अंदर नीचे नीचे बहती हुई चली जाती है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, अंतः प्रवाहिक नदी बोला जाता है। और जो लूनी नदी है यह अपनी कच्छ की रन में विलुप्त होती है। किसमें होती है, तो कच्छ की रन में गिर जाती है। तो इसे नमकीन की नदी बोला जाता है, इसी को खारी नदी बोला जाता है, इसी को अंतः प्रवाह की नदी बोला जाता है। अंतः प्रवाह समझ में आ गया कि ये रेत के अंदर से बहती हुई जाती है। और यह कहां से निकलती है, तो राजस्थान के इसके अरावली पर्वत के पश्चिम से होकर निकलती है। और इसी के दक्षिण पश्चिम से एक नदी निकलती है, माही। कौन सी नदी निकलती है, माही, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये हमने क्या कर लिया, अरावली पर्वत को देख लिया है। अब इसके बाद आ जाएंगे अपन कहां पर, तो विंध्याचल पर्वत पर। कहां पे आ जाएंगे, तो विंध्याचल पर। अच्छा, विंध्याचल जो पर्वत है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। विंध्याचल जो पर्वत है यह हमारा नर्मदा सोन घाटी। आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि जो नर्मदा सोन घाटी है यहां पर आपको बता दें हम आपको, तो यहां से निकलती है अपनी नर्मदा और ऐसी ऐसी चली जाती है
यहाँ पर और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और जो सोन नदी है जो अपनी ऐसे ही चली जाती है, ठीक है, ठीक। अच्छा, जो नर्मदा सोन घाटी, तो ये क्या है, जो घाटी है ये ऐसी ऐसी और यहाँ से यहाँ पर, तो नर्मदा सोन घाटी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी घाटी है, और घाटियों से प्रभावित होने वाली दो नदियां भी मिल गई अपन को कि नर्मदा और सोन। जो घाटी है ये अपनी जो घाटी है ये यहाँ पर नर्मदा चौड़ी है और यहाँ पर सोन तरफ क्या है, संकरी है। तो इस नर्मदा सोन घाटी के समांतर ऊपर कहते हैं मालवा के उत्तर में स्थित, उत्तर में जो अपनी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कौन कौन हो जाएगा अपना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पर इसके समांतर फैली पर्वत श्रृंखला है जिसको बोले जाते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो कहाँ पर, मालवा के उत्तर में, कहाँ पर, मालवा के उत्तर में झारखंड तक कहाँ तक जा, तो झारखंड तक जाती है, जहां यहाँ पर जो पारसनाथ की पहाड़ी हैं इसी में आती हैं, इसी के अंतर्गत अपना भांडेर की श्रेणी आती हैं, किसके, विंध्याचल के, इसी के अंतर्गत कैमूर की श्रेणी आती है, इसी के अंतर्गत कितनी, कौन सी, अपनी पारसनाथ की श्रेणी आती हैं, जो किसका हिस्सा है, जो अपना किसका है, तो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। और यह नर्मदा और सोन घाटी की जो है इसके समांतर उत्तर में स्थित यह पर्वत श्रृंखला है जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। बात क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो हमने क्या है, अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी कौन सी, कि विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। अच्छा, यदि हम विंध्याचल श्रेणी की बात करते हैं तो यदि हम इसकी जो लंबाई है तो सबसे पहले तो वो लिख लेंगे 1200 किलोमीटर, कितने क्षेत्र में फैली जा, 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। और दूसरा पॉइंट यह है नर्मदा सोन घाटी के समांतर, किसके समांतर, समांतर मालवा के उत्तरी हिस्से में, मालवा और पठार के कहां पर, उत्तर में फैली विस्तृत पर्वत श्रृंखला है जो कि कहां से कहां तक, तो एमपी, यूपी, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में चली जाती। अच्छा, यहां पर क्या होता है, बीच बीच में क्या है, श्रेणियां हैं और बीच में मैदान है, फिर ऐसी है, फिर मैदान है। लेकिन आपको याद क्या करने कि जो अपना छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी, यहां पर आप ज्यादा फोकस करके चलेंगे क्योंकि विंध्याचल का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहीं पर स्थित है, ठीक है। अब आप चलेंगे आगे, तो इसकी लंबाई हमने क्या देख ली, 1200 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी अगर हम बेटा जो देखते हैं कहां कहां पर स्थित है तो ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत अब थोड़ी सी हमने जानकारी बोली है कि यहां पर कौन कौन सी बेटा, भांडेर, यहां पर भांडेर, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियां, कौन सी, पारसनाथ की पहाड़ियां कहां पर, किसका हिस्सा है, तो इसी विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम थोड़ा सा और आगे, ठीक है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, देखो समुद्र तल से ऊंचाई तो देखने हैं अपन को, तो 450 से 600 के समथिंग, 650 के समथिंग, यानी 400 से 650 के समथिंग समुद्र तल से इसकी ऊंचाई रखा जो, और 1200 किलोमीटर में इसकी फैलाव रखा जो, ठीक है। तो यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 450 से 600, यदि हम 450 से 600 मीटर की ऊंचाई रखते ही है, ठीक है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करके चल रहा है जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है, पेपर में तो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप समझना है इसको, ठीक है। तो आपको हम बताएं कि जो अपना उत्तर भारत ऊपर है और दक्षिण भारत कहते हैं नीचे है। यदि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करते हैं, इसको बांटने वाला पर्वत, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत
के बीच में सबसे बड़े विभाजक को काम करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पेपर में पूछा जाए तो इसको आंसर क्या देना है आपको? विंध्याचल पर्वत। बात समझ में आई कि उत्तर भारत दक्षिण भारत को, वो यदि स्टेट की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश बीच में उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में काम करता ही है, बीच को काम विभाजक को काम करता है। तो आपने क्या देखा कि जो अपना उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है, इसके ऊपर में ये समांतर श्रृंखला देखो आपको दिख भी रही है, दक्षिण भारत को ऊपर उत्तर भारत है, इसको बांटने वाला कौन सा है? तो अपना कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं अपन, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है अपना? तो विंध्याचल पर्वत। कौन सा करता है अपना? तो विंध्याचल पर्वत। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में पूछा जाता है। अगली हेडिंग है अपनी क्या? वेरी वेरी मोस्ट है, सतपुड़ा श्रेणी। अगली हेडिंग क्या हो जाएगी अपनी? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, अच्छा अब हम चलेंगे कहां पर? सतपुड़ा श्रेणी पर। अब इस सतपुड़ा श्रेणी को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। यदि हम सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं, जो सतपुड़ा पर्वत है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। यह एक पहला पॉइंट क्या रखेंगे? दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। बिल्कुल सही है सर जी, याद कर लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या करना है? यह एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। अभी हम ब्लॉक पर्वत समझाते हैं, तो पहले हम ये दोनों पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा ठीक, एक काम करते लिख लो। तो यदि हम सतपुड़ा पर्वत की बात करते हैं तो यह है दक्कन के पठार का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट का याद करके चल रहे हैं कि यह एक कैसा है? तो ब्लॉक पर्वत है। यह एक कैसा हिस्सा है? तो यह एक ब्लॉक पर्वत हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब अपन चले अंगाई। तो पहले हमें ब्लॉक पर्वत तो समझने के क्या को होता है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर ब्लॉक पर्वत को मतलब है कि जब अपनो जो प्रायद्वीपीय भारत को हिस्सा इमें घलो तो बहुत सारी आंतरिक चीजें हलचल भाई। तो देखो इन्हीं आंतरिक हलचलन के कारण ही जे सारे जो लावा के रूप में बाहर निकले हैं, जे अपने पठार बन जाते हैं। अब का भाव कि कछु कछु कठोर नेचे चीजें जो अपनी पर जो लावा भरो है, इनमें का भाव चट्टानों में भ्रंश पड़े, का पड़े? भ्रंश, रिफ्ट बने। तो जो अपनी नर्मदा है, जो भ्रंश ही तो बैठ जाते हैं नर्मदा और सोन। तो आपको बता दें, भूमि तल को जैसे मान लो ये भूमि है, इसका एक हिस्सा अंदर का धंस जाने के कारण, जैसे एक हिस्सा अंदर का बीच वाला हिस्सा धंस जाएगा और ये दोनों हिस्से ऊपर निकले रहेंगे, तो जो हिस्सा निकला रहेगा उसको अपन बोलते हैं क्या? ब्लॉक पर्वत। या बीच वाला हिस्सा निकला रहे और दोनों हिस्से धंस जाए तो बीच वाला हिस्सा निकला रहेगा, तो जो हिस्सा निकलो रहे ऊपर वालों, तो वो हिस्सा कौन सा को लगा? तो ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत के रूप में हम थोड़ा सा आप समझा दें आपको। तो एक काम करो, ऐसा अपन करो, ये अपना एक स्थलखंड है, इस स्थलखंड को अपन क्या करें? यदि हम किसी आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी की ए वाला हिस्सा कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है, और ए वाला इसका आधा कटकर कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर चला जाता है। तो जो वाला हिस्सा अपनों का हुआ, जो नीचे चलो खिसक गो, ठीक है। तो जो वाला हिस्सा बन गो ऊपर वालों, इसी को बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं? ब्लॉक। या दो हिस्से नीचे हंसना, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो या तो ये हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका धंस जाए, नीचे चला जाए, ठीक है, यहाँ पर आ जाए, तो आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे? ब्लॉक ही तो बनेंगे कि नहीं? और ये अपनी क्या बन जाएगी? रिफ्ट। क्या बन जाएगी? रिफ्ट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो अपना सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसका रिफ्ट कैसा है। तो पहले समझेंगे आप। ऊपर हमने क्या बनाई आपको पता है? नर्मदा नदी, ठीक है। और जो नीचे अपनी कौन सी नदी है यहाँ बैतूल से निकलती है? तो ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। यदि हम नर्मदा और ताप्ती की बात करते हैं तो और सोन की बात करते हैं, तो ये तीनों नदियां रिफ्ट से होकर बहती हैं, यानी ये भ्रंश से होकर बहती हैं। कैसी बहती हैं? भ्रंश से होकर बहती हैं। तो आपको बताएं, दोनों के बीच में, किसके बीच में? नर्मदा और ताप्ती के बीच में धसा हो गया, तो ये अंदर रिफ्ट बन गई नीचे, और ऊपर वाला जो बीच का जो हिस्सा है, ये अपना कौन सा हो गया?
तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। आप समझ में आई? नर्मदा को हिस्सा खसने चलोगे और ना ताप्ती को नीचे हिस्सा चलोगे, चलोगा कि नहीं चलोगा? तो बीच वाला हिस्सा ऊपर उठोगा, तो जो तो होगा का अपनो कौन सा अपनो नर्मदा वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ई के अंतर्गत अपन को की ध्यान देने, तो आपको पता हो चाहिए गुजरात और महाराष्ट्र की, गुजरात में और मध्य प्रदेश की सीमा पर राजपीपला की पहाड़ी कितने से लेके राजपीपला की पहाड़ी और बीच में महादेव पर्वत और इसका जो पूर्वी छोर है मेकाल पर्वत, यहां तक आप चलेंगे किसमें? तो सतपुड़ा श्रेणी में। किसमें चलेंगे? सतपुड़ा श्रेणी में। तो सबसे पहला हम आपको बता दें यह है दक्कन के पठार का हिस्सा है, जो कि एक कैसा है बिलोप पर्वत है। और यह है दूसरा पॉइंट क्या याद करेंगे चलेंगे अपन पश्चिम में, कहां पर? पश्चिम में राजपीपला। एक क्वेश्चन है आपके याद रखना, राजपीपला पहाड़ी से मध्य में बीच में महादेव पर्वत, जो कि कहां पर है अपना एमपी में महादेव पर्वत, तथा पूर्व में मैकाल श्रेणी। कौन सी? मैकाल श्रेणी, जो मैकाल पर्वत जो कहां पर है अपनी? तो छत्तीसगढ़ और मां झारखंड तक फैली है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एमपी, छत्तीसगढ़ और मां अपनी अमर, क्योंकि इसी पे तो अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पर्वत है। तो आप थोड़ा सा समझेंगे तो जो अपना राजपीपला, महादेव और यहां पर हो जाएगी अपनी कौन सी? छत्तीसगढ़ में मेकाल। तो अपनी जे महादेव हो गई, जे अपनी मैकाल हो गई, जे महादेव वही राजपीपला। जगह नहीं है तो आप थोड़ा समझते चलना, मैप जरूर देख लेना, देखते चलना। ठीक है, अब हम चलेंगे बीच में। यदि हम इसके महादेव पर्वत की बात करते हैं तो इस महादेव पर्वत पर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी। कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। यह है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो अब आपको थोड़ा सा यहां पर समझना पड़ेगा, यहां पर लिखेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी। किसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर देंगे आप धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी, जो कि 1350 मीटर है और जा कहते हैं अपनी तो मध्य प्रदेश में है, महादेव पर्वत पे। किस पे है? तो जा काय पे है अपनी तो महादेव पर्वत पे। इतना पॉइंट याद करके चलेंगे, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो मेकाल श्रेणी है इसका ज्यादा हिस्सा किसमें आता है? छत्तीसगढ़ में। तो अपन को क्या करना है, जो मेकाल पर्वत है तो जो एमपी तथा छत्तीसगढ़, जो इसको हिस्सा कहता जाता अपनो, तो इसको हिस्सा अपनो मेकाल को एमपी प्लस छत्तीसगढ़ में, काय में अपनो छत्तीसगढ़ में। वो यदि हम मेकाल पर्वत की बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक की चोटी। ठीक है, जो कि कितनी 1036 मीटर है। कितनी है? 1036 मीटर ऊंची है। तो जा मध्य प्रदेश की कौन सी हो जाए अपनी दूसरी। ठीक है, अब यहां पर आपको पता हो जाए जो अपनो मैकाल श्रेणी यहां पर अमरकंटक है, इसी अमरकंटक से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं अपनी? तो हमने बताई थी ना मैकाल, यहां से महानदी हो जाएगी, इस साइड से कौन चलेगी? सोन, यहीं से कौन चलेगी? तो नर्मदा। ठीक है, समझ में आ रही? यहीं से कौन सी है? तो जोहिला। इस सारी नदी कहां से निकलती हैं अपनी? तो ये नदियां निकलती हैं अपनी कहां से? तो मैकाल पर्वत से। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, इस यहां पर आगे आपको 2 पॉइंट और याद करने कि जो प्रायद्वीपीय अपने भारत को हिस्सा पड़ो है पठार में, इसी में आता है गारो खासी जयंतिया। कौन कौन? गारो खासी जयंतिया, क्योंकि जो श्रीलंका पठार है उसी के हिस्सा है कौन कौन अपना कौन कौन? गारो खासी जयंतिया, जो कि मेघालय में स्थित हैं। तो एक पॉइंट और ये याद करके चलना है कि जो अपना गारो खासी जयंतिया, कौन कौन अपना? गारो खासी और जयंतियां, जो पहाड़ियां हैं जो कि कहां पर हैं अपनी तो मेघालय में है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा करने के लिए ये मानी जाती हैं, जानी
जाती हैं। तो ये भी किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो अब आपको रिजल्ट के रूप में हम बताएं क्या पढ़ो आज आपने कि जो प्रायद्वीपीय भारत में जो पठारी हिस्सा है उसी के हिस्से आज अपन ने पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने। अरावली पर्वत भी इसी का हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत भी इसी का हिस्सा है, और जो अपना सतपुड़ा की श्रेणी है इसी का हिस्सा है। गारो खासी जयंतिया सलांग पठार भी दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा माना जाता है। और नीचे हमने देखा था तो आज हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब आपको इतना याद रख के चलना है कि ऊपर अपन ने उत्तर भारत को पढ़ लो, नीचे अपन ने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ लो। अब अपन को दक्कन के पठार को पढ़ने। अब क्या करेंगे, जो दक्कन का पठार है उसको अलग तरीके से पढ़ लेंगे अपन निकाल के इसके बाहर से। धीरे धीरे अपन सारे पठार कर लेंगे। तो दक्कन का पठार जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इसी के अंतर्गत हमें पूर्वी घाट पढ़ने, फिर पश्चिमी घाट पढ़ने। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब आपको बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट जानकारी के तौर पर हमने इतनी सारी चीज़ें आज आपको बता देंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी हमारी एक बात और सुन लो सब जने कि क्या है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हमें बीच में एंटरटेनमेंट का वो नहीं आउट है, और हम जो पढ़ाते हैं तो बिल्कुल सीरियसली पढ़ाते, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट को बिल्कुल अपनी लाइफ के प्रति सीरियसली रहना चाहिए। क्योंकि जो आज के समय में जॉब है उसको पाना एक टेढ़ी खीर की तरह हो चुका है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम कभी भी हों, जब स्टडी के रूप में हों, जब अध्ययन कर रहे हों, तो वहाँ पर हमें हंसी मजाक में नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हंसी मजाक के लिए हमारे पास पर्याप्त टाइम है। तो जब हम पढ़ रहे हों तो वहाँ पर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। आप लोग भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के यहाँ पर पढ़िए, और कोनो भी डाउट बनाते हुए तो आप बस केवल कमेंट में हमें कर सकते हैं। हम उसको आपको कमेंट के रूप में या अलग से वीडियो से मतलब आगे वीडियो में बता दिया करेंगे। दूसरा, आज का क्वेश्चन हमने आपको दिया है कि जो भारत का समुद्री तट जो ऊंचाई मापी जाती है किसी भी स्थलखंड की, तो वो कहाँ से मापी जाती है, किस समुद्री तट से मापी जाती है। ठीक है, तो यदि अब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थोड़ा क्या होता है कि वीडियो बनाने के रूप में थोड़ी समस्या आ जाती है। अभी क्या है, 2 दिन से हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की समस्या चल रही थी, बिजली की, इसलिए नहीं बना पाई। अब कंटिन्यू चलेंगे अपन। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर समझेंगे यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, और पढ़ने वाले स्टूडेंट जरूर समझेंगे। तो आप लोग पढ़ते चलिए, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, करते चलिए। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है आप लोगों को और तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करते जाएँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।